नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। मार्केट में आज फिर से बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। भारी गिरावट देखने को मिली है। 3% के आसपास निफ्टी 50 में गिरावट देखने को मिली। इस सेल ऑफ के पीछे क्या है, 5 रीजंस वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जैसा क्रैश हमें मार्च के महीने में देखने को मिला था, क्या वैसा ही क्रैश के लिए यहाँ पर मार्केट रेडी होता हुआ नजर आ रहा है? क्या बड़ा करेक्शन, बड़ा क्रैश हमें देखने को मिल सकता है? और अगर हाँ, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर लेकर आया हूं, जहां पर हेडलाइन है निफ्टी ने सेटल किया है 10,800 के आसपास। सेंसेक्स यहां पर 1100 पॉइंट से भी ज़्यादा हमें नीचे जाता हुआ नजर आते हैं। 5 फैक्टर्स जानने की कोशिश करेंगे जिससे हमें ये सेल ऑफ फ्यूल होता हुआ नजर आता है। तो कौन से है वो 5 फैक्टर्स, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है वीक ग्लोबल क्यूज। यहाँ पर इंडियन मार्केट्स ने सिंक्रोनाइज किया है अपने ग्लोबल क्यूज के साथ, क्योंकि डाउ जोन्स में कल भी तकरीबन 2% के आसपास की गिरावट थी और एशियन मार्केट्स में शंघाई कंपोजिट इंडेक्स एंड कॉस्पी फेल अबाउट 2% वाइल निक्की फेल 1%। तो यहाँ पर एशियन मार्केट्स में भी कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली थी। इसीलिए यहाँ पर जो सिचुएशन बाहर इंटरनेशनल मार्केट्स में बन रही है, सेल ऑफ की सिचुएशन दिखाई दे रही है और इसी वजह से हमें यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में भी गिरावट देखने को मिली। ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर बाहर की मार्केट्स में गिरावट होती है तो यहाँ पर भी गिरावट जरूर होगी, कि जैसे कि आपको पता है इंटरनेशनल मार्केट्स का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और दूसरा रीजन जो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है वो है सर्ज इन कोविड-19 केसेस। यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया कंसिस्टेंटली रिपोर्टिंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट डेली कोविड-19 इन्फेक्शन केसेस। यहाँ पर लगातार नंबर बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि मेरा मानना है ये तो गिरावट हो चुकी है, उसके बाद कुछ रीजन बताना पड़ता है, इसीलिए कोविड-19 बता रहे हैं, वरना कोविड-19 तो पहले भी था ही। जब ये 7,500 से 11,800 तक निफ्टी आ गया है, तो क्या कोविड-19 चला गया था? कोविड-19 तब भी था, तब भी केस बढ़ ही रहे थे, कोई यहाँ पर हमें गिरावट देखने को नहीं मिली थी। वहां पर चार्ट्स पर, यहाँ पर हमें कोविड-19 का चार्ट ऊपर ही जा रहा था, तो अभी यहाँ पर गिर चुका है मार्केट, इसलिए कोई रीजन चाहिए तो यहाँ पर रीजन दिखाई दे रहा है अनसर्टेनिटी ओवर इकोनॉमिक रिकवरी। यहाँ पर अनसर्टेनिटी दिखाई जा रही है। तो अनसर्टेनिटी ओवर इकोनॉमिक रिकवरी इज वेइंग ऑन इन्वेस्टर सेंटीमेंट while many rating agencies have projected India's growth to remain negative in financial year 21, the ambiguity over the extent of the fall is raising nervousness। तो यहाँ पर कितनी ज़्यादा गिरावट हो सकती है ये कोई बता नहीं सकता, इसलिए नर्वसनेस बढ़ती जा रही है। और जितने भी यहाँ पर रेटिंग एजेंसीज दिखाई देती है, इंडिया की ग्रोथ को यहाँ पर नेगेटिव ही रहने वाला है फाइनेंशियल ईयर 21 में, ऐसा प्रोजेक्ट किया है। तो इसकी वजह से भी प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये प्रोजेक्शन भी काफ़ी समय पहले हो चुका, मूडीज ने काफ़ी समय पहले बताया था, CLSA ने बताया था, फिर भी मार्केट ऊपर जा रही थी। मार्केट को एक लेवल तक ऊपर यहाँ पर लेकर जाते हैं ऑपरेटर, अपना माल बेच देते हैं, उसके बाद ही गिरावट यहाँ पर देखने को मिलती है और ऐसी सेम सिचुएशन में वापस देखने को मिल रही है। As per a Business Standard report, the Finance Ministry is not sure about its earlier estimates of V-shaped economic recovery as people are spending less owing to extreme uncertainty induced by the pandemic। तो यहाँ पर पहले ऐसा माना जाता था कि V-shaped recovery हमें देखने को मिलेगी और यहाँ पर इकोनॉमी में रिकवरी देखने को मिली हो या ना मिली हो, एटलीस्ट नहीं मिली है फिलहाल तो नहीं मिल रही है। और यहाँ पर लेकिन एक्चुअली बात करें तो स्टॉक मार्केट में ऑलमोस्ट वी शेप रिकवरी देखने को मिल चुकी है। 6 महीनों में काफ़ी ज़्यादा जंप देखने को मिला है, 50% के आसपास की रिकवरी देखने को मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में रिकवरी ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर जो माना जा रहा था कि इकोनॉमिक रिकवरी भी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो वापस स्टॉक मार्केट नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, इकोनॉमी के साथ यहाँ पर मैच करने की कोशिश करता हुआ नजर आता है और यहाँ पर एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी बढ़ती जाती है। यहाँ पर आपको बताइए लोग यहाँ पर अभी खर्चा कम करना पसंद करेंगे, लोगों की जॉब जा रही है, सैलरी में कटौती देखने को मिल रही है, तो ऑफकोर्स लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे कि पैसे को सेव किया जाए, आगे आने वाला समय खराब हो सकता है। और इंडिया में स्पेशली सेविंग बहुत ही ज़्यादा की जाती है। यहाँ पर हर एक छोटे से छोटा आदमी भी सेव करने की कोशिश करता है, आगे आने वाला बुरे समय में यहाँ पर बचने के लिए, क्राइसिस को फेस करने के लिए सेविंग की जाती है, इसीलिए यहाँ पर स्पेंडिंग कम होती हुई नजर आ रही है। और FNO एक्सपायरी भी थी, आपको बताइए आज एक्सपायरी का दिन था, तो इसके वजह से भी वॉलेटाइल डे हमें देखने को मिलता है, इसी वजह से भी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। दूसरे कई टेक्निकल फैक्टर्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि काफी ज्यादा यहाँ पर बियरिश सेटअप यहाँ पर बनता हुआ नजर आया था, कल के दिन भी ज्यादा गिरावट थी। तो ये सारे रीजंस हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ पर 2-3-4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था जब मार्केट में गिरावट होना शुरू हो चुकी थी। तो यहाँ पर तब मैंने जो रीजंस आपके साथ शेयर किए थे वो ये थे
कि हमें यहाँ पर ब्रिटेन में, यूरोपियन कंट्रीज में वापस जो लॉकडाउन है उसे री इम्पोज किया जा सकता है। और दूसरा रीज़न जो बताया जा रहा था, बैंक्स, बड़ी बड़ी बैंक्स का यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में उसका नाम आ रहा था, बड़ी बड़ी दिग्गज वर्ल्ड में टॉप बैंक्स का नाम आ रहा था। तो ये सारे रीजंस मुझे ज़्यादा जेन्युइन दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। उसी के कारण हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी हो या फिर ओवरऑल निफ्टी 50 हो, स्टॉक मार्केट में यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और काफ़ी समय से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे जैसे यूएस के इलेक्शंस नज़दीक आते जाएंगे वैसे ही वॉलेटिलिटी बढ़ती जाएगी, गिरावट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा ऊपर निकल चुका है। तो इससे ज़्यादा ऊपर जाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन जैसे कि आपको पता है, रिकवरी यहाँ पर इकोनॉमी में नहीं हुई है, इकोनॉमिक रिकवरी दिखाई नहीं दे रही है, तो चांसेस ऐसे ज़्यादा होते हैं कि वॉलेटिलिटी में हमें नीचे का डाउन साइड पोटेंशियल ज़्यादा दिखाई दे सकता है। क्योंकि जिन्होंने 7,500 8,000 के आसपास माल लिया है वो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। वहाँ पर रीजंस तो है आपके पास कि यहाँ पर क्यों प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। यूएस का इलेक्शन एक बड़ा इवेंट है, जिसका रिजल्ट क्या आता है वो भी फिलहाल हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसके कारण हमें यहाँ पर अनसर्टेनिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके कारण हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और ये 5 रीजंस तो मुझे ज्यादा यहाँ पर अफेक्ट करते हुए नजर नहीं आते, लेकिन यहाँ पर अनसर्टेनिटी ओवर इकोनॉमिक रिकवरी और कोविड-19 तो है ही, लेकिन यहाँ पर जो मेन रीजन मुझे दिखाई देता है वो ये है कि बाहर के देशों में, यूरोपियन कंट्रीज में वापस लॉकडाउन आ सकता है, उसका एक डर बना हुआ है। और दूसरा डर ये बना हुआ है कि जो हमें फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बड़े बड़े बैंक्स का नाम आया है, उससे भी काफी ज्यादा यहाँ पर अनसर्टन सिचुएशन देखने को मिलती है। और सबसे बड़ा इवेंट, सबसे बड़ी यहाँ पर इकोनॉमी बात करें, यूएस का इलेक्शन, वो सबसे बड़ा इवेंट है, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। तो क्या क्रैश आने वाला है, और ऐसा है तो क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। निफ्टी 50 के चार्ट्स पर चलते हैं, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट्स पर आ चुके हैं। करंट सिचुएशन से पहले मैं एक और सिचुएशन आपको बताना चाहूँगा। आप देख पाएंगे जब हमें यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही थी, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी, 7,500 के लेवल से निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 9,700 के आसपास पहुँच चुका था। लेकिन उसके बाद डिसेंट करेक्शन हमें देखने को मिला, अच्छा खासा 1,000 पॉइंट के आसपास का हमें करेक्शन देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद जो हमें तेजी देखने को मिली, आप देख पाएंगे वैसा करेक्शन हमें उसके बाद देखने को मिला ही नहीं। यहाँ पर 1,000 पॉइंट्स के आसपास का करेक्शन था, लेकिन उसके बाद तो थोड़ा सा करेक्शन आता, 300-400 पॉइंट के करेक्शन आता, उसके बाद तुरंत वापस निफ्टी 50 हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता था। लेकिन यहाँ पर इंडो चाइना वॉर टेंशन का जो न्यूज़ आया, उसके बाद जो हमें गिरावट देखने को मिल रही है, वापस निफ्टी 50 रिकवर करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तो इंडो चाइना वाला टेंशन बरकरार रहता हुआ नजर आता है, उसके बाद हमें कई और ग्लोबल यहाँ पर न्यूज़ आती हुई नजर आ रही है, कि जैसे लॉकडाउन के बारे में बात की हमने, बैंक्स के गफलों के बारे में बात की, तो यहां पर आप देख पाएंगे कंसिस्टेंटली 4 दिनों से कुछ ज्यादा ही गिरावट देखने को मिल रही है। एक्चुअली 6 दिनों से आप देख पाएंगे कंसिस्टेंटली काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन ज्यादा गिरावट हमें यहां पर इस कैंडल से बनती हुई नजर आ रही है। उसके बाद काफी ज्यादा हमें यहां पर वीकनेस देखने को मिल रही है। 50 डेज का ईएमए, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, 20 डेज का जो ईएमए था एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कितने महीनों से ट्रेड करा था, लेकिन 20 मंथ्स का ईएमए तो 20 डेज का ईएमए तो टूट चुका, 50 डेज का ईएमए भी यहां पर टूटता हुआ नजर आ चुका है। और आज के दिन तो हाहाकार मच गया है, 100 डेज का ईएमए भी टूट चुका है, जो 10,900 का लेवल दिखाई देता है। और यहां पर ध्यान से देखेंगे तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है, जो लेवल है 10,838 के आसपास का लेवल, और 10,800 के जस्ट ऊपर ही हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट भी किया था कि जो 10,700 से करके 11,000 का जो पूरा जोन है वो इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर यहां पर निफ्टी 50 सपोर्ट नहीं लेता है तो और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि मैंने ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि आज ही हमें यहाँ पर 10,800 का लेवल टेस्ट होता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। आज देख सकते हैं आज ही 10,800 का लेवल हमें टच होता हुआ नजर आ रहा है। अब कल क्या होता है वो तो कल ही पता चलेगा, लेकिन हम प्रेडिक्ट तो कर ही सकते हैं। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे आरएसआई का नंबर कॉन्स्टेंटली वीक होता जा रहा है। आप देख पाएंगे जैसी सिचुएशन पहले हमें देखने को मिल रही थी वैसी सेम सिचुएशन यहां पर वापस हमें दोहराती हुई नजर आ रही है। आरएसआई काफी ज्यादा वीक हो चुका है, जो कि एक वीक सिग्नल है, 30 के आसपास पहुंच चुका है। 30 के अंडर जाता है तो ओवरसोल्ड सिचुएशन हमें दिखाई दे सकती है। एमएससीडी के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे एमएससीडी में जो क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, आप समझ ही सकते हैं यहाँ पर ऑफकोर्स बियरिश क्रॉसओवर ही देखने को मिलेगा, कोई बुलिश क्रॉसओवर तो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे निफ्टी 50 एक इंडेक्स, सबसे बड़ा इंडेक्स यहाँ पर सबसे नामचीन इंडेक्स है, जो कि बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड से सिग्निफिकेंटली काफी ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। लोअर बैंड का लेवल है 11,010 का लेवल, और क्लोजिंग 10,800 के आसपास हुई है, जो कि काफी ज्यादा रहने वाली यहाँ पर सिचुएशन है। अगर बात करें मीडियन के बारे में तो 11,385 का लेवल है, अपर बैंड है 11,760 के आसपास का लेवल। अगर बात करें यहाँ पर पिवट पॉइंट्स के बारे में तो पिवट लेवल तो कैलकुलेट होकर आता है 11,354। सपोर्ट्स
के बारे में बात करें तो 10,915 का सपोर्ट हमें दिखाई देता है, जो कि फिलहाल तो टूट चुका है। सपोर्ट्स नीचे के बारे में बात करें तो 10,442 का सपोर्ट भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं आपको ऑल टाइम चार्ट दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जब मार्केट में भयंकर गिरावट थी मार्च के महीने के बाद हमें सिचुएशन बहुत ज़्यादा सुधरती हुई नजर आ रही थी। अब देख पाएंगे कॉन्स्टेंटली जो भी कैंडल बन रही थी काफ़ी वॉलेटाइल तो थी ही, लेकिन यहाँ पर रिकवरी काफ़ी शानदार थी और एक भी कैंडल रेड बनती हुई नजर नहीं आ रही थी। लेकिन सितंबर का महीना आप देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है और यहाँ पर एक परफेक्टली हमें बियरिश सिग्नल मिलता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे सितंबर भले ही खत्म नहीं हुआ है, एक वीक अभी भी बाकी है, थोड़े कुछ दिन ही बाकी है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि ज़्यादा रिकवरी यहाँ पर देखने के चांसेस हैं। उसका रीज़न भी मैं आपको बताना चाहूँगा। 28 सितंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या वर्डिक्ट लाता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट के केस पर, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रोचक रहने वाला है। उसकी वजह से भी वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये एक बियरिश सिग्नल हमें यहाँ पर मंथली कैंडल पर दिखाई देता है। अगर बात करें वीकली कैंडल्स के बारे में तो आप देख पाएंगे वीकली कैंडल्स में काफ़ी समय पहले ही यहाँ पर 2 हफ्ते पहले ही एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ नजर आया था। उसके बाद थोड़ी सी तेजी भले ही देखने को मिली, लेकिन वो तेजी देखिए सस्टेन नहीं हो पाई, वापस हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो टेक्निकल एनालिसिस हमें हेल्प जरूर करता है। तो यहाँ पर अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, मैं आप उसे वॉच आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या दूसरा क्रैश आ रहा है या नहीं आ रहा, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी भी मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो मैंने आपको बता दिया है 10,700 से 11,000 का लेवल। जब तक ये 10,700 का लेवल डिसाइसिवली टूट नहीं जाता तब तक हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्रैश की संभावनाएं कम है, करेक्शन की संभावनाएं ज़्यादा है। करेक्शन ऑलरेडी देखने को मिल चुका है 11,800 के आसपास फिलहाल का हाई बनाने के बाद हमें 1,000 पॉइंट्स की गिरावट तो ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। सितंबर के स्टार्टिंग में ही यहाँ पर हमें 11,800 का लेवल देखने को मिला था और आप देख सकते हैं उसके बाद अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। 25 दिनों के अंदर अंदर ही 1,000 पॉइंट्स की गिरावट हमें निफ्टी 50 में देखने को मिल चुकी है। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो में क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर मैं कॉन्स्टेंटली आपको बताता आ रहा था कि जो स्टॉक सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी की वजह से ऊपर जा रहा है उसे बेच देंगे तो ही बेहतर रहेगा। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में है, ब्लू चिप स्टॉक्स में है तो डरने की जरूरत नहीं है। जैसी रिकवरी आप देख पाएंगे हमें यहाँ पर देखने को मिली थी, यहाँ पर जब हमें मार्केट क्रैश होता हुआ नजर आया था तुरंत हमें रिकवरी देखने को मिली, वैसी सेम रिकवरी आगे आने वाले सालों में भी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर फंडामेंटली वीक स्टॉक्स में है तो यहाँ पर उसकी गारंटी कौन लेगा, उसकी गारंटी लेना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फंडामेंटली वीक स्टॉक्स यहाँ पर रिसेशन वाले माहौल में सर्वाइव नहीं कर पाती और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज उनका मार्केट शेयर खा जाती है, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए ब्लू चिप स्टॉक्स में है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने फंडामेंटली वीक स्टॉक्स लेकर रखे हैं तो यहाँ पर आपको संभल जाना चाहिए। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यहाँ पर क्या अभी डायरेक्ट गिरावट ही शुरू हो जाएगी, तो मेरा मानना है कि यहाँ पर पैनिक की जरूरत है। फिलहाल पैनिक की सिचुएशन एक्चुअली मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ओवर वैल्यूएशन ऑफकोर्स हो चुका था, पी वैल्यूएशन 33 के आसपास पहुंच चुका था, तो प्रॉफिट बुकिंग तो बनता था जो बन चुका है। यहाँ पर जो सिचुएशन मार्च में देखने को मिली थी, जो गिरावट मार्च में देखने को मिली थी, ऐसी सेम सिचुएशन होगी। ये तो मैं फिलहाल यहाँ पर मैं इतना ज़्यादा इससे सहकार्य नहीं करूंगा, क्योंकि फिलहाल यहाँ पर कोई पैनिक बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है, ऑफ कोर्स यहाँ पर बियरिश ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। अब देख पाएंगे हमें यहाँ पर पहले ऊपर हाई अलग बनता हुआ नजर आता है, फिर लोअर हाई बनता हुआ नजर आ रहा है, फिर लोअर बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ट्रेंड यहाँ पर हमें डाउन ट्रेंड दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर पैनिक की सिचुएशन पहले वाली नहीं थी। जब पहले यहाँ पर लोग कोरोना वायरस की वजह से डर रहे थे, वो डर यहाँ पर फिलहाल मुझे लोगों में दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पर फिलहाल अभी यूएस के इलेक्शंस आने भी बाकी है, तो स्टिमुलस पैकेज एट लास्ट टाइम भी हमें यहाँ पर आता हुआ नजर आ सकता है। तो मेरा मानना है कि जैसे यहाँ पर पहले स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा था, थोड़ा थोड़ा गिरता था, फिर से ऊपर जाता थोड़ा गिरता था, तो वैसे ही यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल सकती है। जैसे हमें यहाँ पर पहले भी देखने को मिला, थोड़ा गिरा, फिर से थोड़ा ऊपर गया, फिर गिरा, तो यहाँ पर चांसेस हैं कि ये जो 10,800 का 10,700 का लेवल है वहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाने की स्टॉक मार्केट कोशिश करेगा, लेकिन वापस हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। और अगर 10,700 का लेवल टूट जाता है डिसाइसिवली, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें और भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। और वैसे भी यहाँ पर इंडेक्स हमें वीक होता हुआ नजर आ चुका है, ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर 10,700 का लेवल अगर टूटता है तो निफ्टी 50 को आपको वीक ही मानना चाहिए, और ऑलरेडी वीक तो हो चुका है, वीकर मानना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें 20 डेज का मूविंग एवरेज जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो टूट चुका है, 50 डेज का मूविंग एवरेज टूट चुका है, और आज तो 100 डेज का मूविंग एवरेज भी टूटता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान हो जाने की जरूरत मुझे दिखाई देती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।